आपने लिखा कि शोध समस्या एक प्रश्नात्मक कथन मतलब इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट के रूप में होता है, जबकि हाइपोथेसिस एक घोषणात्मक कथन मतलब डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट के रूप में होता है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था कि क्या पुनर्बलन का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर पड़ता है, तो आप डालेंगे तो ये क्या है, ये एक इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है आपका, और ये जो है सोच समस्या का उदाहरण है। जबकि हमने जो एग्जाम्पल दिया, हमने जो इसका क्या है हाइपोथेसिस बनाई थी, क्या बनाई थी कि पुरस्कार से सीखने की प्रक्रिया तेज होगी या दंड देने से सीखने की प्रक्रिया क्या होगी, धीमी गति से होगी। उसी के आगे दूसरा आप लिख सकते हैं, अथवा दंड देने से, अब वहां पर कोई तेज और यहां पर प्रभाव के बारे में कर रहा है, क्या कह रहा है यहां पर प्रभाव के बारे में कह रहा है, तेज और धीमी के बारे में नहीं कहा है। तो हम यहां पर दो तरीके की बनाएंगे भाई, एक तेज होगा और एक धीमा होगा। तो पुरस्कार देने से सीखने की प्रक्रिया तेज होगी या दंड देने से सीखने की प्रक्रिया गति क्या हो जाएगी, सीखने की गति धीमी हो जाएगी होगी। तो ये क्या है, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है, ये एक संभावित घोषणा कथन है जिसका हम जो है सॉल्यूशन मतलब आगे हम इसको चेक करेंगे यहाँ पर। तो क्लियर है दोनों पॉइंट में, बताइए लिख लिया सभी पॉइंट? हाँ सर, सर क्लियर है सर। एक दो एग्जाम्पल और जो है बता दीजिए सर। हाँ क्लियर अभी हो अभी गया है और बट बिल्कुल। कहते हैं कि शोध समस्या जो है, शोध समस्या के द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। ये पॉइंट नोट करिएगा, इसमें लिखा है कि शोध समस्या के द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। लिख लीजिए इसमें। सर क्या बोला है, एक बार रिपीट कर दें, हाँ, शोध आवाज समस्या कट रही द्वारा थी। यह पता चलता है कि शोध समस्या द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। भाई इसमें अगर आप देखोगे कि क्या पुनर्बलन का प्रभाव, तो यहां पर पुनर्बलन का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर, मुख्य समस्या क्या है, सीखने की प्रक्रिया पर पड़ने वाले प्रभाव। तो पुनर्बलन का और सीखने पर, ये दोनों में समस्या उत्पन्न हो रही, इसी को जानने के लिए यहाँ पर प्रयोग हम कर रहे हैं। तो पॉइंट आपने लिख लिया कि शोध समस्या द्वारा यह पता चलता है कि चरों के बीच के संबंधों की मुख्य समस्या क्या है। क्लियर, लेकिन इससे उसके समाधान की ओर कोई संकेत नहीं मिलता है, लेकिन इससे उसके समाधान की ओर कोई संकेत नहीं मिलता है। आपने पॉइंट नोट किया? लेकिन उसके समाधान के कोई संकेत नहीं मिलता है, उसके समाधान की ओर कोई संकेत नहीं मिलता है। जी जी सर, हो गया। क्लियर, अब लिख सकते हैं कि लेकिन जो है परिकल्पना द्वारा हम क्या करते हैं, परिकल्पना के द्वारा चरों के बीच के संबंधों की समस्या के संभावित हल का हम संकेत मिलता है, मतलब परिकल्पना से समस्या की हल मिलता है, हल का संकेत मिलता है। ये लिख सकते हैं कि परिकल्पना से परिकल्पना जो है समस्या के संभावित हल का संकेत मिलता है। ये लिख लीजिए। सर, परिकल्पना से संभावित समस्या का संभावित परिकल्पना हल से का समस्या का संभावित हल का संकेत मिलता है, परिकल्पना से समस्या का संभावित हल का संकेत मिलता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर? जी सर, हो हाँ, गया। अब इसमें देखिए आगे,
अब एक जो है आप चार्ट बनाएंगे, चार्ट इन द सेंस टेबल टाइप में ही बनाएंगे आप। इसमें आप ऐसे लिखेंगे 1 2 और ये 3 बन जाएंगे आपके। तो यहाँ पे लिखेंगे अवधारणा, क्या लिखेंगे? अवधारणा, जिसको हम लोग बोलते हैं अजम्पशन। अजम्पशन होता है। दूसरा होता है स्वयं सिद्धि। स्वयं सिद्धि, स्वयं सिद्धि को क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट। पॉस्टुलेट, ठीक है। और तीसरा क्या है आपका? तर्क साध्य, तर्क साध्य, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग प्रपोजिशन। ठीक, इसके बारे में आपको 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस के बारे में तो हम लोग बात कर ही रहे हैं, चाहो तो आप हाइपोथेसिस के बारे में भी लाइन खींच के इसके पॉइंट आप उसमें डाल लेना, ठीक है, बता देंगे कैसे डालना रहेगा। क्लियर? अब चलिए, ठीक है, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? डालना है कि नहीं जी सर? 4 कॉलम बनाए? बना लो, अगर हाइपोथेसिस जैसे बनाने की मुझे लगता नहीं क्या आवश्यकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस तो आप पढ़ रहे हैं, इन तीनों के बारे में ही डिफरेंसेस आप जान लो। लेकिन अगर हाइपोथेसिस में दोनों अंतर भी हम बताते चलेंगे तो अंतर आप चाहे तो लिख लो, हाइपोथेसिस भी डाल लो, आप डाल लो जिससे पता चल जाएगा। सर अब 3 कॉलम बना लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, उसको साइड में कहीं अपना नोट करते हैं, नोट करके। चलिए, तो अब बात करते हैं अजम्पशन। आपने देखा होगा कि अजम्पशन के रूप में हम लोग कहते हैं ना कि अजम्पशन को और हाइपोथेसिस को एक साथ रख लेते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सर जनरली कहते हैं कि नहीं? जनरल वे में हम लोग बात करते तो यही बात हो जाती है। तो हम कह सकते हैं तार्किक प्रक्रिया, हम अवधारणा की बात सबसे पहले करेंगे कि अवधारणा क्या होता है। ठीक, अवधारणा को हम कह सकते हैं कि इसके बारे में अगर एक पॉइंट कहा जाए अवधारणा के बारे में कि अवधारणा क्या होती है, तो आप कह सकते हैं अवधारणा का अर्थ ये होता है कि मान लो कुछ बातों को सही मान लेना, भले ही उनका कोई ठोस आधार ना मिले। कोई ऐसे कंसेप्ट होता है कि उस कंसेप्ट को केवल हम कुछ समय के लिए मान लेते, इसका कोई आधार नहीं होता, मतलब इसके पीछे मुख्य उद्देश्य या परिस्थितियां या सरलीकरण या शोध प्रक्रिया में सुगमता लाने का मुख्य उद्देश्य होता है। मतलब कह सकते हैं कि अवधारणा क्या होता है, किसी बात को जो है केवल कुछ समय के लिए हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं। इसमें कहता है कि यह जो है तार्किक प्रक्रिया के लिए कुछ बातों को सही मान लिया जाता है, मतलब तार्किक प्रक्रिया के लिए, किसके? तार्किक प्रक्रिया के लिए, ठीक है, तार्किक प्रक्रिया के लिए हम कुछ बातों को सही मान लेते हैं जिससे परिस्थितियों का सरलीकरण हो जाता है। जिससे क्या होता है, उस कंडीशन का सरलीकरण इन द सेंस कि उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी लचीली हो जाती है। भले ही जैसे आपसे कोई कहे कि हाँ ईश्वर है इस संसार में, तो आप उससे तर्क नहीं करोगे, आप कुछ समय के लिए मान लोगे। क्यों मानोगे? क्योंकि जब मानोगे तभी तो आप उनके तर्कों के बारे में जान पाओगे, है कि नहीं? बोलिए, तर्कों के बारे में आप क्या करोगे? जब आपसे कोई व्यक्ति कहता है कि हाँ ये बात ऐसे होगी, आपको ही पता है वो बात होनी नहीं है, मतलब आपको ऐसे लगता है कि वो बात होगी नहीं, लेकिन कुछ समय के लिए आप क्या करोगे? मान लोगे। जब मान लोगे तो उस सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें हैं बताने के लिए, वो सब जानना है। मान लीजिए जो सबसे अच्छा वक्त श्रोता होता है वही सबसे ज्ञानी होता है, जो जिसमें सुनने की क्षमता ज्यादा होती है। चाहे आप देख लो अच्छा हो या बुरा, जैसे आप घर में रहते हो, आप कोई काम कर सब कुछ करते हो और फिर जो है आपको 4 बातें फिर भी कही जाए तो आप क्या करते हो? गुस्से में उसका रिप्लाई दे देते हो ना, उसका रिप्लाई मत दो, उसको 1 दिन 2 दिन 10 दिन तक सुनते रहो, फिर उसका रिजल्ट आप देखोगे, आपको वो प्लस पॉइंट के रूप में मिलेगा कहीं ना कहीं। ऐसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन आज के समय में क्या है कि हाजिर जवाबी ज्यादा होती है। हाजिर जवाबी का मतलब समझते हैं? जी सर, इधर से एक रिएक्शन हो, उधर से एक्शन। हाँ, कोई एक्शन बात में रिएक्शन दबना, एक्शन मतलब किसी बात में किसी से दबना नहीं है, तुरंत पूछा तुरंत जवाब दे दिया, ठीक। तो ये होता है एक्शन मूवी चलने लगती है।
है। एक्शन मूवी चलने लगती है तुरंत। हाँ, फिर देखिए, फिर तो बातें बहुत ज्यादा बनती है। तो वहां अगर ऐसी हाजिर जवाबी होती है तो आपके अंदर जो भी चीजें, आपके पास समय कम होता है चीजों को समझकर बोलने के लिए, और आप तुरंत बोल दे, बाद में उसकी हम लोग सोचते कि अरे ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए थे, एट अ टाइम ये बात गलत हो गई। तो वो एक कॉन्सेप्ट अलग है। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं तार्किक प्रक्रिया के लिए हम जो है कुछ समय के लिए कोई बात मान लेते हैं, तो इन अवधारणाओं के लिए कोई आधार नहीं होता है। मतलब इस तार्किक प्रक्रिया के लिए जो बात हमने मान लिया, उस बात को मानने का कोई आधार तो होता नहीं है, परंतु यह देखने में सही प्रतीत होता है। कोई आधार भले ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए वो बातें सही होती हैं। तो इन अवधारणाओं की सहायता से हम क्या करते हैं, इनकी सहायता से हम समस्या के समाधान में सुगमता या सरलता लाते हैं। क्या करते हैं, समस्या के समाधान में सरलता लाते हैं। लिख लीजिएगा, लिखिए, इन अवधारणाओं की सहायता से प्रमुख समस्या के समाधान में सुगमता लाते हैं। सुगमता में होता है सरलता लाना। ठीक है सर, प्रमुख हाँ, प्रमुख समस्या के समाधान में सरलता लाते हैं। लिखिए, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अवधारणाओं को, अजम्पशन को तार्किक सूझ से प्रतिपादित किया जाता है। अवधारणाओं को तार्किक सूझ से प्रतिपादित किया जाता है। अब जैसे हमसे कोई पूछ लिया, वैसे एग्जामिनर ने पूछा नहीं, मैंने उनको सटीक जवाब दिया था। कोई मैडम थी, तार्किक सूझ के बाद हाँ, अवधारणाओं को तार्किक सूझ से प्रतिपादित किया जाता है। अब जैसे कोई भी आपका टॉपिक होगा तो पूछा जाएगा कि आपने वो टॉपिक क्यों लिया, आपकी अवधारणा इस टॉपिक को लेने के लिए क्यों बनी। ये टॉपिक हमसे भी पूछा गया कि भाई यहाँ पर टीचर ट्रेनर जो है उनको ही क्यों लिया, आपने बच्चों को ले सकते थे। तो वहां पर क्योंकि टीचर ट्रेनर इसलिए लिया गया क्योंकि वहां पर टीचरों को दिक्कत हो रही थी, और टीचरों को पता होता है कि जो सिलेबस, जो करिकुलम लाया गया है और उस सरकार की मंशा उसमें क्या है। तो यहाँ पर शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। अब आप सोचिए, सबको अगर मल्टीपर्पस में आप बना दोगे तो कोई एक्सपर्ट रहेगा नहीं। जब कोई एक्सपर्ट रहेगा नहीं तो डीप नॉलेज किसी को रहेगी नहीं, तो समस्या हमेशा बनी रहेगी। अब क्या हुआ, जितने भी सिलेबस आपके बने हैं उसमें क्या है, कोई बच्चा अगर बीए मान लो हिंदी पढ़ता है, समाजशास्त्र पढ़ता है, तो वो बच्चा भी जाके गणित ले सकता है। अब बताओ, जो हिंदी समाजशास्त्र पढ़ रहा है वो जाके गणित लेगा, तो बताओ दोनों में कैसे कॉम्बिनेशन बैठेगा। उन्होंने छूट दे रखी है, तो ऐसे बच्चे का कैरियर जो है खराब हो जाएगा। अब उन्होंने कहा कि भाई बीए करो, 1 साल करोगे तो जो है सर्टिफिकेट, 2 साल करो डिप्लोमा, 3 साल करो डिग्री, 4 साल करो डॉक्टरेट की उपाधि। अरे तो बचा क्या, बच्चे का भविष्य इसमें खराब होगा कि अच्छा होगा। वो सोचेगा चलो 1 साल कर लेते हैं, आगे करने की जरूरत हमें नहीं है, तो वहां पे 1 साल करके वो छोड़ देगा। तो ऐसे कंसेप्ट हैं जो टीचरों को गवारा तो नहीं है, लेकिन सरकार के सामने झुकना पड़ता है। क्यों, क्योंकि उनको जॉब करना है, और आप विरोध करोगे तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है, या आपकी आवाज को दबा दिया जाएगा। तो ऐसे कंसेप्ट हैं यहाँ पर, ठीक। तो कॉन्सेप्ट, ये अजम्पशन की बात कर रहे हैं, तो अजम्पशन में हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट लिखा कि अवधारणाओं को तार्किक सूझ से प्रतिपादित किया जाता है। लिख लिया यहाँ पर, जी सर। हाँ ठीक है। अब शोध में कहते हैं कि शोध में यह अवधारणा जो है अक्सर प्रतिपादित होती है, क्योंकि न्यायादर्श जो होता है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। क्या है, सैंपल जो होता है वो क्या करता है, पॉपुलेशन का क्या करता है, नेतृत्व, प्रतिनिधित्व को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारी टीम इंडिया को, हमारे भारत को कौन प्रेजेंट करते हैं, 11 खिलाड़ी प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कितने, 11 खिलाड़ी प्रेजेंट करते हैं। तो क्या हुआ कि उन इतने करोड़ों पब्लिक में से केवल 11 लोगों को ही चुन के जा रहे हैं, तो वो हमारे पूरे भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर।
हाँ सर। सर क्या सर, पॉइंट बोला है? न्यायाधीश जनसंख्या को? हाँ, न्यायाधीश जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, सैंपल सर पॉपुलेशन जैसे का। कि क्लास में एक बच्चा सीआर बना दिया जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, तो पूरे क्लास का वो क्लास प्रतिनिधित्व मॉनिटर करता जिसको है। बोलते हैं। हाँ हाँ, क्लियर है पॉइंट? जी सर। जी। हाँ, तो इसका मुख्य उद्देश्य लिखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य परिस्थितियों का सरलीकरण और शोध प्रक्रिया में सुगमता लाना है। सर इसका मुख्य उद्देश्य? हाँ, परिस्थितियों का सरलीकरण और शोध प्रक्रिया में सुगमता लाना है। अब आप इसका एग्जाम्पल आप देख लोगे तो आपके पॉइंट जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कहें कि यदि, हाँ बोले सर, और शोध प्रक्रिया में सुगमता लाता है। हाँ, सुगमता मतलब हेल्प करता है ना। अच्छा सर। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल आप इसका देख सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि यदि कोई शोधकर्ता ने एक सर्वेक्षण किया जिसमें उसने केवल 500 लोगों का डेटा एकत्रित किया, 500 लोगों से डेटा कलेक्ट किया, तो जो है वह यह अवधारणा बना सकता है कि जो 500 लोग थे वो पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस आधार पर शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जनसंख्या की राय और व्यवहार सर्वेक्षण में मिले परिणामों में मेल खाते होंगे। एक तो ये एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, विज्ञान में अगर आप ले सकते हो। सर ये एग्जाम्पल लिखा दीजिए। हाँ हाँ, पहले एग्जांपल सुन लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो जैसे हम साइंस में अगर हमने कि न्यूटन ने अवधारणा दी थी, न्यूटन ने क्या अवधारणा दी थी? न्यूटन ने यह अवधारणा दी थी या कंसेप्ट या अजम्पशन दिया था कि पृथ्वी पर गिरने वाले सभी वस्तु एक समान गति से गिरते हैं। ठीक है, क्या है? पृथ्वी पर गिरने वाले सभी वस्तु एक समान गति से गिरते हैं कि जब तक उन पर हवा या अन्य बाहरी बलों का प्रभाव ना हो। ठीक है, न्यूटन की गति का नियम भी तो यही है। यदि कोई वस्तु, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, एक वस्तु दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है। ठीक है, तो वही यहां पर न्यूटन ने क्या कहा था? न्यूटन ने ये अवधारणा दिया था कि पृथ्वी पर गिरने वाले सभी वस्तु एक समान गति से गिरते हैं जब तक उन पर हवा या अन्य बाहरी बलों का प्रभाव ना हो। क्लियर? जी सर। और यह अवधारणा सही साबित हुई और बाद में वैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई। यहां पर क्लियर है? दूसरा पॉइंट शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम ले लेते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कहता है कि एक शिक्षक यह अवधारणा बना सकता है कि कक्षा के सभी छात्र जो समान पूर्व ज्ञान के साथ अध्ययन कर रहे हैं, हालांकि यह सही नहीं हो सकता है, परंतु अवधारणा के आधार पर शिक्षक पाठ्यक्रम की योजना बनाता है और कक्षा में पढ़ाई कराता है। अब ये बात तो आप मानते ही होंगे कि भाई उसको पता है ये सब बातें कि भाई सभी का ज्ञान एक जैसा नहीं हो सकता, तो उसने एक एवरेज ले लिया कि हाँ सभी बच्चों को यहां तक पता होगा, इसके आगे की कहानी हम उनको बताएंगे। तो ये भी क्या है, अजम्पशन से रिलेटेड ही आपकी है। यहाँ हाइपोथेसिस नहीं बना रहे, यहाँ अजम्पशन बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, हाइपोथेसिस एक अलग चीज होती है, हाइपोथेसिस समस्या होती है, अजम्पशन में समस्या है तो, लेकिन इसका जो है हम अपनी बात को या अपनी प्रॉब्लम को सरल करने के लिए बना लेते हैं। क्लियर है? हाँ सर। या अब हम एक मार्केट की ले लेते हैं, चलो एक मार्केट वाला एग्जांपल ले लेते हैं तो और अच्छा है। कहेंगे कि बाजार में आपूर्ति और मांग की अवधारणा यह मानती है। अब आपूर्ति और मांग क्या होती है? आपूर्ति और मांग में मतलब मार्केट में जो कोई भी वस्तु बिकती है ज्यादा और जिसकी डिमांड ज्यादा होती है, उन दोनों में कह रहा कि अन्य सभी कारक
ठीक है। अन्य सभी कारक स्थिर रहते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में ऐसा नहीं होता है। इसके बावजूद इस अवधारणा के आधार पर अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाए गए, आपूर्ति और मांग से रिलेटेड। ठीक है, तो इन उदाहरणों के द्वारा हम लोग अपने पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हुए? बताइए। हाँ सर, पॉइंट क्लियर हो गया, पर सर एक दो एग्जाम्पल लिखा दीजिए तो उससे मतलब बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। अच्छा, कोई भी एक एग्जांपल लिख लो। सर वही वाला लिखा दीजिए, यदि कोई शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, 500 लोगों का डेटा लिया तो, और वो 500 लोग जो है एज ए सैंपल जो है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल लिखिए, यदि कोई शोधकर्ता ने एक सर्वेक्षण किया है, यदि कोई शोधकर्ता ने एक सर्वेक्षण किया है जिसमें केवल 500 लोगों का डेटा एकत्रित किया गया है, ठीक, जिसमें 500 लोगों का डेटा एकत्रित किया गया है, कलेक्ट किया गया। ठीक है। जी सर। हाँ, डेटा एकत्रित किया गया है, तो वह यह अवधारणा बना सकता है, यह अजम्पशन कर सकता है कि 500 लोग कि 500 लोग कि 500 लोग 500 लोग पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। इस आधार पर शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि इस आधार पर शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जनसंख्या की राय और सर इस आधार पर हाँ, इस आधार पर शोधकर्ता यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि जनसंख्या की राय और व्यवहार सर्वेक्षण में मिले परिणामों में मेल खाते होंगे, दोनों में समानताएं होंगी। फिर से रिपीट करते हैं। पूरा निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है कि निष्कर्ष निकाल सकता है कि जनसंख्या की राय और व्यवहार सर्वेक्षण में मिले परिणाम आपस में मिलते हैं। क्लियर? ठीक है। अब पॉस्टुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पॉस्टुलेशन क्या होता है भाई? स्वयं सिद्धि या पॉस्टुलेट करेंगे। तो ये पॉस्टुलेट क्या होता है, इसके बारे में भी बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है सर। हाँ हाँ सर आप टॉपिक कल कंटिन्यू कराएं, कुछ काम है। अच्छा, तो चलो हम लोगों ने यहां तक डिस्कस कर लिया कंप्लीटली। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। बाकी 3 पॉइंट अभी और है, इसको भी छोटे छोटे फॉर्म में अगर हम डिस्कस करेंगे तो हम लोगों का समझ में आए। ये पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बहुत कम जगह पढ़ने या देखने को मिलेंगे। आपको मैं किताब बता सकता हूं, आपको आर एस शर्मा सर की किताब में मिलेगा, और पीएन राय सर की किताब में, सीपी राय सर की किताब में होगा। ठीक है, पीसी राय सर, पारसनाथ, हाँ पीएन राय सर है ना, पीएन राय सर की किताब है, पारसनाथ राय सर की किताब, इन्हीं 2 किताबों में आपको मिलेगा आपको। ठीक है, चलो ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में, कल की डेट में। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू, गुड डे सर, बाय सर, बाय बाय। हैव अ नाइस डे।